हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता और उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी का एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और इस वजह से कई स्टूडेंट्स जो है वो इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। हालांकि ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लीजिए या आप अपने 11th के बोर्ड्स एग्जाम को उठा लीजिए, उसमें इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस छोटे से चैप्टर को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आइए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं जो लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड इन अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह खर्चे जो आप करते हैं और उन खर्चों को करने की वजह से आपके फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाती है। या तो आप कोई नया फिक्स्ड एसेट्स खरीद लेते हैं, या तो जो आपके एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स है उनके वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है। ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब सीधा सीधा बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड होगा? यह रिलेटेड होगा आपके फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड होगा। अगर कोई भी खर्चा करने से आपके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं तो यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो यह कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनरली दीज एसेट्स गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। बेनिफिट आपको कितने समय के लिए मिलेगा? मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ऐसे भी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वैसे एसेट्स को कहा जाता है जिन एसेट्स की मदद से हम एक से ज्यादा साल तक बेनिफिट्स को डेराइव करते हैं। वह एसेट्स जो आपके बिजनेस में एक से ज्यादा साल के लिए आपको बेनिफिट्स देते हैं उनको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, और वह एसेट्स जो आपके बिजनेस में केवल एक साल तक ही रहेंगे उनको हम कहते हैं करेंट एसेट्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वैसे खर्चे जिन खर्चों को करने से आपके फिक्स्ड एसेट्स की क्वांटिटी बढ़ जाए या फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाए, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यह खर्चे, इन खर्चों की मदद से आपके बिजनेस में बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट जो है वो आपको डेराइव होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती है? तो पहला देखिए, दीज एक्सपेंडिचर्स आर डन टू अक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप कोई एक ऐसा खर्चा करते हैं जिस खर्चे को करने से आप कोई फिक्स्ड एसेट्स को खरीद रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं, तो यह आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं और कहीं पे जाके आप अपना जमीन खरीदते हैं। जमीन खरीदने में आप जमीन के खरीदने का कॉस्ट आप पे करेंगे सेलर को, प्लस आप स्टैंप ड्यूटी वगैरह भी पे करेंगे, तो ये सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आप यहाँ पे एक नई संपत्ति खरीद रहे हैं। दूसरा, दिस एक्सपेंसेस आर नॉट रिकरिंग इन नेचर। जो मैंने लैंड परचेज करने का एग्जांपल दिया, वो आपके बिजनेस में डेली का काम नहीं है, यह कभी कभार होने वाली घटना है। या तो एक बार होगी या बहुत कम होगी, कभी कभार होगी। ये हर अकाउंटिंग पीरियड में या हर मंथली, वीकली, एनुअली ऐसा नहीं हो, क्योंकि यह रिकरिंग नहीं होता है। रिकरिंग हो जाएगा तब तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यह एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का नहीं होता है। तीसरा, दीज अक्वायर्ड एसेट्स आर यूज्ड इन बिजनेस एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल। अगर आप कोई ऐसा एसेट खरीदते हैं जिसको आपका इंटेंशन है कि आप बेच देंगे, वो फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक फर्नीचर का शोरूम है। इस फर्नीचर के शोरूम में क्या हो रहा है कि जो दुकानदार है वो बहुत सारे फर्नीचर्स को खरीद कर लेके आ रहा है, फर्नीचर्स परचेज कर रहा है, फर्नीचर्स को क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। लेकिन आप जरा बताइए, यह जो दुकान का शोरूम है और दुकान का जो ओनर है वो फर्नीचर्स को क्यों खरीद रहा होगा? उसका इंटेंशन क्या होगा? उसका इंटेंशन होगा रीसेल करने का। उसका इंटेंशन होगा रीसेल करने का। वो खरीदेगा और फिर दूसरे को बेच देगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वह खर्चे होते हैं जिनकी मदद से आप जो एसेट खरीदते हैं वो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, आप बेचते नहीं हैं। तो फर्नीचर के शोरूम के लिए फर्नीचर का खरीदना इट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, या इसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखिए, दीज एक्सपेंडिचर्स आर डन टू इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन खर्चों को करके आपके बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने का कैपेसिटी बढ़ता है, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर ऐसे खर्चों को इनकर करने के बाद आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है,
पैसे कमाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो यह कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। 5वां नंबर, दीज एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और हम इन सारे खर्चों को कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से आपका एक एसेट क्रिएट होता है। हर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से आपका एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। या तो एसेट क्रिएट होगा या तो आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाएगा जिससे आपके एसेट्स का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स पे फिर से हम लोग नजर दौड़ा लेते हैं। यह एक्सपेंडिचर्स कैसे होते हैं? ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको करने के बाद आपके पास किसी फिक्स्ड एसेट्स का ओनरशिप आ जाएगा। यह ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस में रिकरिंग नहीं होते, नॉन रिकरिंग होते हैं। यह कभी कभार होगा, एक बार होगा या कभी कभार होगा, हर साल नहीं होगा। तीसरा, यह हम बिजनेस में यूज करने के लिए करते हैं खर्चे। अगर आपका इंटेंशन है कि दोबारा से इसको बेच देना है, रीसेल कर देना है, तो इसको फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहेंगे। चौथा, दीज एक्सपेंडिचर्स आर डन टू इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। यह एक्सपेंडिचर करने के पीछे आपका मकसद होता है कि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने का जो कैपेसिटी है उसको आप बढ़ा सके। और 5वां है, इन सारे एक्सपेंडिचर्स को आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारी बातें। आइए अब हम लोग चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर्स विच आर ऑफ रिकरिंग नेचर एंड आर डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फॉर एन अकाउंटिंग ईयर आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे खर्चे जो आपको एक बिजनेस में करने होते हैं, जिन खर्चों की मदद से आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन यह रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही साल जनरेट होगा, केवल करेंट अकाउंटिंग पीरियड में जनरेट होगा, ऐसे खर्चों को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब यह ऐसे खर्चे होते हैं जिन खर्चों को करके इसका बेनिफिट जो है वो आपको केवल एक साल मिलेगा, एक साल से ज्यादा समय के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर कोई खर्चे ऐसे हैं जिनको करने के बाद आपको उससे बेनिफिट मिलता है सिर्फ एक साल के लिए, उसको आप कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस गिव बेनिफिट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड ओनली। यह केवल और केवल एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट देते हैं, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट नहीं देते हैं। अगर एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट आपको मिल रहा है तो वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिल रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जज करना होगा कि आप जो खर्चा कर रहे हैं यह आपके लिए कैसा है। क्या इससे आपको बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा? क्या इससे आपको बेनिफिट छोटे समय के लिए मिलेगा, एक साल के लिए मिलेगा? क्या इससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है? ये आपको सोचना होगा, तब जाके आप डिसाइड कर पाएंगे कि यह खर्चा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या यह खर्चा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज एक्सपेंडिचर्स आर ऑफ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर का मतलब है यह ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको बिजनेस में हर एक साल होंगे, हर एक साल यह खर्चे आपको होंगे, हर एक महीने होंगे। रिकरिंग नेचर का, रेगुलर बेसिस पे ये खर्चे आपके बिजनेस में होते रहेंगे। दूसरा, दीज एक्सपेंडिचर्स आर डन टू मेंटेन द एसेट्स। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हम लोग करते हैं ताकि जो आपका एसेट्स है वो अपने मेंटेनेबल पोजीशन में रहे, मतलब काम चलाऊ स्थिति में रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे जनरेटर है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जनरेटर्स अगर हैं आपके पास तो आपको समय समय पर मोबिल बदलना पड़ेगा। ठीक है, मोबिल आपको बदलना पड़ेगा। तो मोबिल बदलने का जो खर्चा है यह आपका क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा है, क्योंकि अगर आप मोबिल नहीं बदलिएगा तो आपका मशीन जो है वो चलना बंद हो जाएगा। यह मशीन को चलाए रखने के लिए जरूरी। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं? आप अपने बिजनेस में बहुत सारी चीजें, आपका इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, आप स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं, आप फैन यूज कर रहे हैं, आप एसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो यह आपका क्या है? यह आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यह आपके बिजनेस को एक वर्किंग कंडीशन में रखता है। तो यह ऐसे खर्चे हैं जिन खर्चों की मदद से आपका बिजनेस जो है, आपके बिजनेस में जो सारी संपत्तियां लगी हुई है वो चलते रहेगा। तीसरा, दीज एक्सपेंडिचर्स डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। यह ऐसे खर्चे होते हैं जिन खर्चों की मदद से एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज नहीं होता है। एसेट्स में वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा, बस वो सही पोजीशन पे रहेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई आपके पास बाइक है, मान लीजिए आपके पास बाइक है, आपका बाइक हो गया था बहुत गंदा,
आपने क्या किया, बाइक को वॉश करवा लिया, ठीक है, बाइक को वॉश करवा लिया, उसको साफ सफाई करवा लिया, तो क्या इससे आपके बाइक की वैल्यू बढ़ गई? नहीं बढ़ी। यह खर्चे क्यों किए जाते हैं? यह खर्चे किए जाते हैं ताकि आपका बाइक जो है वो मेंटेनेबल पोजीशन में रहे। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं बिजनेस में जिनसे एसेट्स का वैल्यू नहीं बढ़ता, हम केवल और केवल मेंटेन करने के लिए खर्चे करते हैं वो। चौथा नंबर, दीज एक्सपेंडिचर्स डू नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर आप इन तरह के खर्चों को इनकर करते हैं तो इससे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी में कोई असर नहीं पड़ने वाला। और पांचवा, यह सारे खर्चे जो है वो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए जाते हैं। यह आपके एसेट को जन्म नहीं देते, तो यह आपके बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, यह आपके जाएगा पीएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो ये है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्योंकि आपने कैपिटल नेचर भी पढ़ लिया, आपने रेवेन्यू नेचर भी पढ़ लिया, तो आइए अब हम एक समराइज करते हुए पढ़ते हैं कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब कब होगा, किन किन सिचुएशंस में होगा। पांचवा नंबर देखिए, पांचवा टॉपिक हमारा, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ पॉइंट्स आपके सामने दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको इन पॉइंट्स को देखना है और इन पॉइंट्स को देखने के बाद आपको यह बताना है कि यह कौन सा हमारा खर्चा कैपिटल नेचर का होगा और कौन सा खर्चा हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा। सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। मान लीजिए, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में एक एग्जांपल दिया था फर्नीचर वाला, मान लीजिए कि कोई बिजनेस है और वो बिजनेस है सपोज रिलायंस डिजिटल है। सभी लोग जानते होंगे रिलायंस डिजिटल के बारे में। अब रिलायंस डिजिटल में क्या रखा हुआ रहता है, आपको मिल जाएगा इसमें टीवी, आपको इसे मिल जाएगा कंप्यूटर, आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक नॉर्मल आदमी का खरीदना, क्या वो डेली डेली यह काम करता है? बिल्कुल नहीं, उसके लिए यह कैपिटल नेचर का खर्चा होगा। लेकिन रिलायंस डिजिटल जो आपका शोरूम है, उसका तो यही काम ही है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खरीदना और उसको फिर रीसेल कर देना, उसके लिए रेवेन्यू नेचर हो जाएगा। तो बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यह डिटरमाइन करने में कि कौन सा खर्चा किसके लिए कैपिटल होगा और किसके लिए रेवेन्यू हो जाएगा। जैसे फर्नीचर के दुकान के लिए फर्नीचर खरीदना रेवेन्यू होगा, लेकिन एसी खरीदना कैपिटल हो जाएगा। वैसे ही आम आदमी के लिए फर्नीचर और एसी दोनों खरीदना कैपिटल हो जाएगा। एसी बेचने वाले दुकान के लिए एसी का खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, फर्नीचर का खरीदना कैपिटल हो जाएगा। आम आदमी के लिए दोनों ही कैपिटल होता है। कोई एक कार का शोरूम है, उसके लिए कार ऑर्डर करके मंगाना यह हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक आम आदमी के लिए कार खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो आपको बिजनेस का नेचर जो है वो समझना होगा, सबसे पहला बात। दूसरा, रिकरिंग नेचर ऑफ बिजनेस। आपको देखना है कि आप जो खर्चा कर रहे हैं, क्या वो खर्चा रिकरिंग नेचर का है या रिकरिंग नेचर का नहीं है। इफ द एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर देन इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफ इट इज नॉट रिकरिंग इन नेचर देन इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप जो खर्चा कर रहे हैं वो रिकरिंग नेचर का है, रिकरिंग नेचर का मतलब होता है कि आपने जो खर्चा किया वो आप रेगुलर इंटरवल पे करते रहेंगे, तो यह हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप कोई ऐसा खर्चा करते हैं जो आप रेगुलर इंटरवल पे नहीं करेंगे, तो यह आपका हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कभी कभार होने वाले खर्चे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। तीसरा, पर्पस ऑफ एक्सपेंस। इफ इट इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनी एसेट देन इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई ऐसा खर्चा किया गया है बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में जिससे एसेट जो है वो मेंटेनेबल पोजीशन में रहेगा, तो वो हो जाता है आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा। जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, थर्ड पॉइंट का एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज एक बिल्डिंग, हर आदमी अपने बिल्डिंग में समय समय पर क्या करवाता है, पेंटिंग करवाता है, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग करवाता है, पेंटिंग करवाएगा, व्हाइट वॉशिंग करवाएगा, यह काम करवाते रहता है। तो यह काम क्या हो जाएगा, यह बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप क्रीम पाउडर लगाते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो इससे क्या, इससे आपका नेचर कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी बदल जाता है, आप तो वही हैं। उसी तरह बिल्डिंग का नेचर कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी बदल जाएगा, बिल्डिंग तो वही रहेगा, केवल और केवल आप उस पे क्या कर रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चे कर रहे हैं। ये खर्चे नहीं करेंगे तो बिल्डिंग का वैल्यू डेप्रिसिएट होते जाएगा बहुत ज्यादा। जैसे आप दिन भर धूप में घूमिए,
चेहरा सुबह में आप उठिएगा बिल्कुल फ्रेश रहेगा, नहा रहिएगा बिल्कुल फ्रेश रहेगा, शाम में आते आते पूरा मुरझाया हुआ रहेगा। तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं ना, उसी तरह बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए भी जो भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे आपके रेवेन्यू नेचर के खर्चे हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा खर्चा किया जा रहा है जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में किया जा रहा है तो यह हो जाएगा आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा। लेकिन कोई अगर ऐसा खर्चा किया जा रहा है जो कि मेजर एक्सपेंस है, जो कि एक हेवी अमाउंट का एक्सपेंस है, और इससे क्या हो रहा है, इससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मशीन वो बढ़ रहा है, तब जाके यह कैपिटल नेचर का हो जाएगा खर्चा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार सारे को मिटा देते हैं और फिर आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि एक बाइक है, ठीक है, सपोज एक बाइक है। बाइक में आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल हम लोग डालते हैं तभी बाइक चलता है। तो पेट्रोल भराना यह क्या है, यह है आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है लोगों को ऐसा फील होते जा रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स काफी महंगे होते जा रहे हैं, पेट्रोल काफी महंगा होते जा रहा है, क्यों ना हम अपने इस बाइक में कोई ऐसा सिस्टम लगा दे जिससे अब यह बैटरी चार्ज करने पे चले। और इस बंदे ने क्या किया, इस आदमी ने जिसका बाइक है, इस आदमी ने क्या किया, इस बाइक में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन ऐसा किया कि अब यह बाइक जो है वो बैटरी से चलने लगा। बैटरी चार्ज कीजिए और फिर वो बाइक चलने लगा। अब पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, और इस पे उसका खर्चा आया 10,000 रुपए। तो यह जो 10,000 हैं, यह जो 10,000 खर्चे हुए, यह हो जाएगा आपका कैपिटल नेचर। मतलब अगर एग्जिस्टिंग तरीके से आप पेट्रोल भरवा रहे हैं और चला रहे हैं तब तो रेवेन्यू, लेकिन आपने कुछ ऐसा खर्चा कर दिया जिससे उस बाइक का पूरा नेचर ही बदल गया, कायाकल्प भी बदल गया, वो हो जाएगा कैपिटल नेचर का खर्चा। अब जरा सोचिए, क्योंकि पेट्रोल भरा रहे थे, खर्चा ज्यादा लग रहा था, आपने एक बार कुछ ऐसा मेजर खर्चा किया जिससे अब बैटरी चार्ज करने में कम पैसे लगेंगे। मतलब इस एसेट की क्या हो रही है, इस एसेट की एफिशिएंसी बढ़ रही है। देखिए, इस एसेट की एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है इस मशीन की, इसलिए यह कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चौथा नंबर, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। इफ इट जनरेट्स रेवेन्यू इन द करेंट पीरियड ओनली, तब यह रेवेन्यू होगा। अगर यह जनरेट करता है इनकम इन द फोर्थकमिंग ईयर्स ऑल्सो, तो एक्सपेंडिचर कैपिटल हो जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा खर्चा है जिसको करने से आपको 1 साल के लिए बेनिफिट मिल रहा है, तो यह आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा। कोई ऐसा खर्चा है जिसको करने से आपको 1 से ज्यादा सालों तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। 5वां, मटेरियलिटी ऑफ द आइटम इन्वॉल्व। इफ द एक्सपेंस इज इममटेरियल, अगर इममटेरियल है, इममटेरियल मतलब छोटे अमाउंट का खर्चा है, देन इट मे बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू इन नेचर, तब हम उसको रेवेन्यू नेचर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा बड़ा अमाउंट का खर्चा है, तब उसको आपको कैपिटल नेचर का खर्चा कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, हमने यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि एक बिजनेस में कैलकुलेटर खरीदा गया है, ठीक है, एक बिजनेस में खरीदा गया है कैलकुलेटर। अब आप कैलकुलेटर आप अगर खरीदेंगे तो आप पाएंगे कि कैलकुलेटर जो है वो इजिली 2 साल या 3 साल चल जाता है। कैलकुलेटर की जो बैटरी होती है वो खुद 2 साल 3 साल चल जाती है। मैंने भी कैलकुलेटर यूज किया हुआ है, 3 साल तो आराम से चल जाता है। और उसके बाद जब उसकी बैटरी थोड़ी कम होने लगती है तो उसको धूप में रख दीजिए, फिर वो थोड़ा सा और दिन चल जाता है। तो कैलकुलेटर से आपको बेनिफिट कितने दिन के लिए हो रहा है, 1 साल से ज्यादा समय के लिए हो रहा है। तो ये होना तो चाहिए लॉजिकली कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, इसको आपको एसेट साइड में दिखाना चाहिए बैलेंस शीट के। लेकिन क्योंकि यह खर्चा बहुत ही इममटेरियल है, बहुत ही इममटेरियल का मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट का खर्चा है, इसलिए आप इसको रेवेन्यू नेचर दिखा देते हैं, रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान लेते हैं। वही अगर आप कंप्यूटर खरीद लें तो यह आपके लिए मटेरियल अमाउंट हो जाएगा। 40-50 हज़ार रुपया का अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो आपके लिए मटेरियल है, मटेरियल हो जाएगा, तो यह आपके लिए कैपिटल नेचर का खर्चा हो जाएगा, कैपिटल नेचर का खर्चा हो जाएगा। तो देखिए, सारे पॉइंट्स को अगर समराइज किया जाए तो हम आप लोग से इतना बात बोल सकते हैं कि अगर एक एसेट कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा, एसेट नहीं एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा, इसको आपको इन पॉइंट्स में आपको कंसीडर करना है। सबसे पहला आपको सोचना है कि बिजनेस का नेचर क्या है, क्या उस बिजनेस का नेचर वही है जिसमें वो डीलिंग कर रहा है। जैसे सपोज कपड़े का दुकान है, कपड़े का छोड़िए, एसी का दुकान है, तो क्या वो एसी ही खरीद के ला रहा है, एसी खरीद के ला रहा है तो रेवेन्यू, एसी के अलावा कुछ और खरीद के लाए, सपोज उसने कार खरीद लिया तो कैपिटल, कार वाले शोरूम के लिए, कार वाला शोरूम अगर कार खरीद के लाएगा तो रेवेन्यू, एसी खरीद के लाएगा तो कैपिटल, ठीक है।
रिकरिंग नेचर, क्या बिजनेस में वो बार बार होगा तो रेवेन्यू, बार बार नहीं होगा तो कैपिटल। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, क्या ये नॉर्मल कोर्स में हो रहा है, क्या ये एसेट के मेंटेनेंस के लिए हो रहा है, मेंटेनेंस के लिए हो रहा है तो रेवेन्यू, मेंटेनेंस के लिए नहीं हो रहा है, एसेट के एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हो रहा है, बहुत ही मेजर नेचर का खर्चा है तो कैपिटल। रेवेन्यू इससे 1 साल ही अगर आपको मिलेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर इससे आपको रेवेन्यू 1 से ज्यादा साल के लिए मिलेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर अमाउंट छोटा अमाउंट का है तो आप इसको रेवेन्यू ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर यह मेजर अमाउंट है, मटेरियल अमाउंट है, तो आपको इसको कैपिटल ही ट्रीट करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि क्या इससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एसेट क्रिएट हो रहा है तो कैपिटल, एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा। थ्योरेटिकली पढ़ना बहुत ही आसान है इस चैप्टर को, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत जगह आपको थोड़ा सा जजमेंट अपना लगाना पड़ेगा। बहुत सारे खर्चे आपको डिसाइड करने में रेवेन्यू है या कैपिटल है, बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। आपको लगता होगा पढ़ लिए आसान है, आप समझ गए सब चीज़, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का बहुत मुश्किल है। जब जैसे कंप्यूटर मैंने कह दिया कि 40,000 का कंप्यूटर खरीदा या कैपिटल है, 40,000 हमारे लिए मटेरियल है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 40,000 रुपये मटेरियल नहीं होंगे, उनके लिए फिर ये रेवेन्यू हो भी सकता है। तो कौन सा खर्चा कैपिटल होगा, कौन सा खर्चा रेवेन्यू होगा, इसका कई बार क्या होता है, कई बार ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, कई बार ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब जैसे यहीं पर देखिए, अगर यह मेजर एक्सपेंडिचर है जिससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो कैपिटल होगा। मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ये तो सब्जेक्टिव है ना सबके लिए। आपके लिए जो चीज मेजर खर्चा है वो दूसरे के लिए माइनर हो सकता है, आपके लिए जो माइनर खर्चा है वो दूसरे के लिए मेजर भी हो सकता है। तो कई बार यहाँ पर जजमेंट्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही रहने देते हैं। आज हमने समझा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, और फिर हमने लास्ट में कुछ पॉइंटर्स बनाए। इन पॉइंटर्स के बेसिस पे हम जज करेंगे कि कौन सा खर्चा कैपिटल होगा, कौन सा खर्चा रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उस क्वेश्चंस में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए फिर आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।